नमस्कार साथियों। मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन के नेक्स्ट सेशन जो कि फरवरी 2023 का है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में जो है, क्योंकि बजट भी पेश हुआ था, तो बजट की भी सारी स्कीम्स या जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च हुए थे बजट में, अनाउंस किया गया था, वो सब भी इंक्लूड किया गया है। तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी प्रीवियस सेशंस की तुलना में। ठीक है, मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। तो थोड़ी सी एक हमने डिस्क्लेमर इस बार ऐड किया हुआ है। डिस्क्लेमर पिछली बार भी था, लेकिन इस बार उसको राइट किए कि आप देख सकते हैं कि चूंकि ये मंथली कंपाइलेशन तो है, लेकिन वन लाइनर फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो वन लाइनर फैक्ट्स भी हैं, सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हल्का सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि आपके यूपीएससी या यूपीपीएससी के जो कॉमन सेंस बिल्डअप का काम होता है ना, वो भी डेवलप हो सके। एकदम सिंपली फैक्ट अटरिंग के साथ जरूरी नहीं है कि वही चीज़ें पूछी जाए एग्जाम में। इस वजह से हमने कहा कि हल्का सा अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आसपास के फैक्ट्स पूछ जाएंगे, तो वो भी आप जो है कवर कर ले जाएंगे। आपका एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा, तो एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, इसी लेकिन इतना भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा जैसा कि पहले करंट अफेयर्स का स्पेशल सेशन हुआ करता था, या फिर जो है थीमेटिक सेशन हम लाया करते थे। ठीक है, तो उतना भी डिटेल नहीं रहेगा। इस वजह से कहीं कहीं हल्का सा शॉर्ट हो सकता है, या की टर्म्स या कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो वन स्टॉप सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उसको देख सकते हैं, या फिर उन की टर्म्स को आप गूगल करें, या फिर जो है मतलब यूट्यूब पे उसको सर्च करें। जैसा आपको सुटेबल रहे उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो हमारे पुराने साथी हैं तो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में और लाइक कर दें। और जो नए लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं, वो पहले कंटेंट देखें, अच्छा लगे, यूजफुल लगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट सेशन जब आए तो उसका वीडियो सबसे पहले आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फरवरी मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन 2023। फर्स्ट आर्टिकल इज Hibbertopaterus. Hibbertopaterus lambsdaley, new species of giant sea scorpion found in New Mexico. ठीक है, Hibbertopaterus lambsdaley ये एक स्कॉर्पियन, जाइंट सी स्कॉर्पियन है, जो कि मेक्सिको में पाया गया है। न्यू स्पीसीज ऑफ जायंट सी स्कॉर्पियन। नेक्स्ट वन इज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है हर घर ध्यान कैंपेन। हर घर ध्यान कैंपेन, ठीक है, टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द पब्लिक। देखो आजकल क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल एंड डिप्रेसिंग टेंडेंसीज देखी जा रही हैं लोगों में। तो सरकार का मानना है, कल्चर मिनिस्ट्री का मानना है, और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ, जिसके साथ ये कोलैबोरेट करके ये कैंपेन चला रहे हैं, हर घर कैंपेन, ध्यान कैंपेन, उनका मानना है कि लोगों को ध्यान करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस वजह से अवेयरनेस फैलाने के लिए कल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है हर घर ध्यान कैंपेन। ठीक है, इसमें मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस पे ये लोग पब्लिक को अवेयर करेंगे। इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करके इस कैंपेन को लॉन्च किया है, हर घर ध्यान कैंपेन, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। ये हमारे बजट में इस बार अनाउंस किया गया है, लॉन्च किया गया है। एक फंड सेट किया जाएगा जिससे कि एग्रीकल्चरल स्टार्टअप जो है ना, रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है, करंटली क्या है, इंडिया में 2000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं, उसको गवर्नमेंट का टारगेट है 10,000 तक पहुंचाया जा सके, 10,000
तक जो है एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स पहुंच सकें। इसकी वजह से इसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो है इस बार रिलीज किया है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है ग्रास वैल्यू एडेड में इंडिया के लगभग 54% कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। जिसकी वजह से इस बार यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.25 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए एलोकेट किया है। 1.25 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटेड फंड। इसका मकसद यही है कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को 2000 से 10,000 तक पहुंचाना। और अगर एग्रीकल्चर बेस्ड अनाउंसमेंट की बात करें तो इस बजट में उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है टू प्रोवाइड फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस, ठीक है। ये अगर आपको पता नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप आंसर ये मार्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखने से लगता नहीं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ है, लेकिन वो फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने का प्लान है गवर्नमेंट का। एग्रीकल्चर के फील्ड का ये अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम। इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें क्या होगा, इसका मकसद ये है कि टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना और बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल्स को प्रमोट करना, ठीक है। केमिकल्स का बैलेंस यूज हो सके और केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम यूज हो सके, ठीक है। आप कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इसी प्लान के थ्रू मतलब प्रमोट करने का सोच रही है, जिससे कि क्या होगा, अगर अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज किए जाएंगे तो क्या होगा, ग्रीन ग्रोथ एंड मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो है इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो अगर उसको कम करेंगे तो ग्रीन ग्रोथ अचीव करने में हेल्प रहेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट में पड़ता है वो भी कम होगा, ठीक है। तो पीएम प्रणाम स्कीम के थ्रू ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। पीएम प्रणाम स्कीम जो है लॉन्च किया गया था अंडर गोवर्धन स्कीम, ठीक है। गोवर्धन स्कीम का अगर फुल फॉर्म की बात करें, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन, ठीक है। ऑर्गेनिक बायो एग्रो कल्चर रिसोर्सेज धन के थ्रू जो है इस पीएम प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च अंडर गोवर्धन स्कीम। अब गोवर्धन स्कीम के थ्रू क्या होता है, गोवर्धन स्कीम के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहे हैं कि 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स विल बी स्टेब्लिश्ड, ठीक है। 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स स्टेब्लिश किए जाएंगे गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत पीएम प्रणाम योजना लॉन्च किया गया। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करना, ठीक है, तो केमिकल्स का बैलेंस यूज करना और उसका अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स ढूंढना, जिससे कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कम हो सके और ग्रीन ग्रोथ इंश्योर हो सके। मिस्टी स्कीम इसका फुल फॉर्म मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन, ठीक है। मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए मिस्टी स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। हमारे वहाँ पे लॉन्च किया गया था इसको वेस्ट बंगाल में, इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है ना 42.5% ऑफ इंडियाज मैंग्रोव को होल्ड करता है, ठीक है। इंडिया का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसमें लगभग 42-43% जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में अकेले है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गुजरात में, ठीक है। तीसरे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है।
तो मिष्टी स्कीम मैंग्रोव के प्लांटेशन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिष्टी का मतलब मीठा भी होता है बंगाल में। अमृत धरोहर स्कीम, नेक्स्ट वन इज अमृत धरोहर स्कीम। ये वेटलैंड्स के लिए है। ठीक है, वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स इन द सिटीज एंड टू इम्प्रूव देयर बायोडाइवर्सिटी। देखो, वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज सिटीज में और उनका बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए अमृत धरोहर स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी स्कीम्स वाले जो थीमेटिक सेशन था उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जैसे मुंबई में सबसे ज़्यादा जो है ये वेटलैंड्स का मतलब नुकसान हुआ है मुंबई में, अपने इंडिया में 71% के अराउंड। ठीक है, अराउंड 71% ऑफ द वेटलैंड्स एरिया हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, दिल्ली में 36-38% के आसपास। तो उनका बेहतर यूज, ऑप्टिमल यूज किया जाए। ठीक है, और उनकी डाइवर्सिटी को इम्प्रूव किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, वेटलैंड्स मतलब ऐसा जो जहाँ थोड़ा मतलब गीला एरिया हो, पानी वाला एरिया हो। ठीक है, धरोहर को अगर सरोवर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा याद करने में बेहतर रहेगा। अमृत धरोहर स्कीम फॉर वेटलैंड्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा संस्करण 4.2 किसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑब्वियसली इसमें स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। ठीक है, इसमें बस इतना ही ध्यान देना है कि 2047 तक इंडिया ने सिकल सेल एनीमिया को इंडिया से एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो RBC हमारी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं तो एकदम राउंड राउंड होती हैं, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है, तो उनकी जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है सब जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने की वो क्षमता जो होती है, तो वो RBC की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वो सिकल की तरह ऐसे बन जाते हैं, इस वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है मरीज को लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज अगर टाइम से मतलब केयर नहीं किया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान PM विकास। ठीक है, इसको भी स्कीम वाले सेशन में कवर किया गया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो है आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन के इकोनॉमिक स्टेटस एंड उनके एज ओल्ड आर्ट्स एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को बूस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो हमारे कलाकार हैं या शिल्पकार हैं, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को बूस्ट किया जाए, और जो पुराने ज़माने की आर्ट्स हैं एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनको जिंदा रखा जाए, उनको बनाए रखा जाए। ठीक है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान PM विकास योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। द गिफ्ट सिटी, जिसका कि फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो है पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी इंडिया की। ठीक है, इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो है वो गिफ्ट सिटी है गुजरात। ठीक है, और ये सिटी आपको पता ही है वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल IT एंड फाइनेंस हब्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2023 फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि पैन को एज ए यूनिवर्सल आइडेंटिफायर यूज किया जाएगा फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम। सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पैन कार्ड होता है ना, पैन ID, उसको यूनिवर्सल आइडेंटिफायर की तरह यूज किया जाएगा। ये अप्लाई होता है ओनली टू स्पेसिफिक गवर्नमेंट एंटिटीज
एज अपॉइंटेड। इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगा ना, अगर पैन कार्ड को, पैन आईडी को अगर कॉमन आइडेंटिफायर बना दिया जाएगा तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट ऑफ केवाईसी जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, अक्सर जगह अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर केवाईसी जो की ज़रूरत पड़ती है, अपडेट करना पड़ता है, तो अगर कॉमन आइडेंटिफायर पैन कार्ड बन गया तो मल्टीपल केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, इन सब में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट वन इज नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। ठीक है, वही जो मैनुअल स्कैवेंजर होता है, ठीक है, सीवर को क्लियर करना, क्लीन करना, ठीक है, तो गंदे नाले को, नली को क्लीन करना, उसके लिए जो है मशीनों का यूज किया जाएगा। उसी के लिए नमस्ते स्कीम जो है लॉन्च की गई है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और इसमें जो मतलब सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं उनको अल्टरनेटिव जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन 56, नेक्स्ट वन इज सेक्शन 56 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7B इन द इनकम टैक्स एक्ट को रेफर किया गया है एज एंजल टैक्स। ठीक है, एंजल टैक्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 56 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7B के अंतर्गत एंजल टैक्स को रखा गया है। ठीक है, ये ऐसे टैक्स होते हैं जो स्टार्टअप्स पर इम्पोज किए जाते हैं। ठीक है, एंजल टैक्स को स्टार्टअप्स पे इम्पोज किया जाता है, स्टार्टअप्स का जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो एंजल टैक्स होता है। दिल्ली चाइल्ड राइट बॉडी व्हाट्सएप चैटबॉट कॉल्ड बाल मित्रा। बाल मित्र एक की टर्म है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट की चाइल्ड राइट्स बॉडी का व्हाट्सएप चैटबॉट है। ठीक है, जैसे GPT है उसी तरीके चैटबॉट है एक बाल मित्रा। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की एक चिल्ड्रन राइट्स के लिए उन्होंने एक कमीशन गठित किया था, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, जो कि इंडियन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अंतर्गत 2005 का जो एक्ट है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR एक्ट 2005 के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स गठित किया था। उसके अंतर्गत उनकी एक चाइल्ड राइट्स बॉडी का व्हाट्सएप चैटबॉट रिलीज किया उन्होंने, बाल मित्रा। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्रा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट वन इज इंडियन डिफेंस फोर्सेस कंडक्टेड फायर पावर एक्सरसाइज कॉल्ड त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट किया। फायर पावर मतलब कि हमारी क्षमता कितनी है, हम कितने जल्दी रेडी हो सकते हैं वारफेयर के लिए, लड़ाई के लिए या डिफेंस के लिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है टू कीप द फोर्सेस रेडी फॉर बैटल, कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, CAPF एंड इंडियन आर्मी। त्रिशक्ति मतलब तीन शक्ति, त्रिशक्ति प्रहार जो फायर पावर एक्सरसाइज इसमें कौन कौन शामिल हुआ, इंडियन एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF एंड इंडियन आर्मी। ठीक है, बिंद स्कीम वाज रिसेंटली लॉन्च। बिंद स्कीम का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, जो प्रसार भारती है, ठीक है, इंडिया का जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है प्रसार भारती, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए बिंद स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, प्रसार भारती के अंतर्गत आता है दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन इज बिंद स्कीम फॉर प्रसार भारती इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे बाय 2024। ये इसलिए हम लेके आए ताकि आपको ऐसा कंफ्यूजन ना रहे कि इंडियन रेलवे जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। अभी नहीं हुई है लेकिन 2024 तक हो जाएगी। ठीक है, तो यही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवेज का 2024 तक करने का टारगेट है इंडिया का। ठीक है,
अभी जो 5 डिफरेंट रेलवे जोन में ये कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन जो है अचीव कर लिया गया है। 5 डिफरेंट रेलवे जोन में। 5th जोन टू अचीव दिस वाज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। अभी हाल ही में जो 5वां जोन जिसको 100% इलेक्ट्रीफाइड किया गया वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज। विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट। बस इतना बताना था कि विहंगम जो की टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, ये एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है एंड सेफ्टी इक्विपमेंट है। विहंगम ड्रोन जो है एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली पता है कि आपको मतलब मेडिसिन डिलीवर करने के लिए या और भी स्प्रे करने के लिए तमाम जगहों पर, वेडिंग वगैरह में सब जगह ड्रोन का यूज आजकल हो रहा है, तो विहंगम भी एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल मीडिया मोबाइल बैन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है उसका अवेयरनेस फैलाएंगे डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन के थ्रू। ऑब्वियसली एक ऐसा बैन होगा जो मोबाइल बैन रहेगा, ठीक है, घूमता रहेगा, उसके थ्रू डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को अवेयरनेस फैलाया जाएगा, ठीक है। आल्सो टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। G20 की अध्यक्षता इंडिया इस बार कर रहा है, उसके बारे में भी, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में भी जो है डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन के थ्रू अवेयरनेस फैलाया जाएगा। देखो, और मोबाइल बैन को सबसे पहले जो है लखनऊ में लॉन्च किया गया, ठीक है। पहला डेस्टिनेशन जो मोबाइल बैन का था वो लखनऊ था, जहां पर G20 का डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग हुई। कहाँ हुई? डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग लखनऊ में, और वहीं पर मोबाइल बैन को भी पहली बार यूज किया गया। ये G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग लखनऊ में हुई। इनहेंसिंग सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट, बस इसमें इतना बताना है। इनहेंसिंग सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट जैसे अगर आप देखेंगे तो आप कुछ जो है मतलब गेस नहीं कर पाएंगे। जब आपको पता चल जाता है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में है, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल वाला जो सर्कुलरिटी सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, वो टेक्सटाइल फील्ड में भी यूज करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, इसलिए इनहेंसिंग सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके बारे में है ये, टेक्सटाइल के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, कपड़ा एंड वस्त्र उद्योग के बारे में, ठीक है। करंटली जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अकाउंट फॉर 4% ऑफ डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का जो कपड़ा उद्योग है वो 4% कंट्रीब्यूट करता है, और वर्ल्ड जीडीपी में 5%। लेकिन लोचा ये है कि टेक्सटाइल वेस्ट जो इंडिया प्रोड्यूस करता है वो 8.5% ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल वेस्ट, ठीक है। तो हम कंट्रीब्यूट तो 4% करते हैं, 5%, लेकिन टेक्सटाइल वेस्ट जो है हम 8.5% करते हैं। इस वजह से हमें रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज करने की जरूरत है, जिसकी वजह से इंडिया ने लॉन्च किया है इनहेंसिंग सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज निसार। निसार बहुत पॉपुलर टर्म है, आपने पहले भी सुना होगा, बस मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, जिसको कि 2024 तक लॉन्च करने का सोचा जा रहा है। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार जो बनाएगा 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप का जो, जैसे कि ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, जो भी लैंडस्केप रहेंगे, लैंड पार्सल्स रहेंगे, उसका 2D एंड 3D रिकंस्ट्रक्शन ये क्रिएट करेगा सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट वन इज सूरज कुंड मेला अथॉरिटी रिसेंटली कंडक्टेड सूरज कुंड मेला, ठीक है। सूरज कुंड मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? हरियाणा में। हरियाणा के टूरिज्म डिपार्टमेंट और यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से सूरज कुंड मेला हर साल जो है हरियाणा में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द स्टेट बजट प्रेजेंटेशन
केरला फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कि उनका गवर्नमेंट स्टेब्लिश करना चाहता है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अपने बजट में अनाउंस किया है, जिसमें वो 200 करोड़ रुपए एलोकेट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के लिए। ये ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे कोची एंड तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अब इन ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का एम क्या होगा? टू बिल्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स दैट कैन प्रोड्यूस 60 टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर डे। ठीक है, ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन हब्स ऐसे बनाए जाएंगे जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स बिल्ड किया जाएगा, जिससे कि 60 टन हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बाई केरला गवर्नमेंट। साइट्स का डेटाबेस निकला है रेड सैंडर्स की स्मगलिंग के बारे में। ठीक है, साइट्स का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, के कंजर्वेशन के बारे में ये साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रेड सैंडर्स अर्थात लाल चंदन की स्मगलिंग के बारे में कुछ डेटा निकाला है। तो रेड सैंडर्स क्या होते हैं? अब देखो ये इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है ना, क्योंकि ये जो पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये जो मूवी है वो रेड सैंडर्स के बारे में ही है, उसके स्मगलिंग के बारे में ही है। ठीक है, तो हॉट टॉपिक है पुष्पा, इस बार भी क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। वैसे भी आपको रेड सैंडर्स की स्मगलिंग के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, रेड सैंडर्स जो है इंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के इंडेमिक है। ठीक है, इनको लगातार खतरा बढ़ रहा है और वेरी फ्यू स्पॉट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की कुछ जगहों पर ही रेड सैंडर्स जो है पाए जाते हैं, लेकिन इनकी स्मगलिंग, इलीगल स्मगलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये लगातार इनकी जो मतलब पॉपुलेशन है वो घट रही है। रेड सैंडर्स कहाँ ग्रो करते हैं? रेड सॉइल में एंड रॉकी फैलो लैंड में। ठीक है, फैलो लैंड जो खाली लैंड हो, बंजर लैंड हो। ठीक है, रेड सॉइल हो, लाल मिट्टी में, रॉकी लाल मिट्टी में रेड सैंडर्स ग्रो करते हैं। दे प्रीफर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, गर्म एंड शुष्क क्लाइमेट को प्रीफर करते हैं। लाल मिट्टी रॉकी फैलो लैंड में ये ग्रो करते हैं। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। ठीक है, रेड सैंडर्स का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है और इनका एक्सपोर्ट जो है इंडिया में बैन है। ठीक है, रेड सैंडर्स का एक्सपोर्ट इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है। ये रेड सैंडर्स बहुत स्लो ग्रो करता है। ठीक है, लगभग 40 साल लेता है टू मेच्योर होने में। ठीक है, रेड सैंडर्स 40 साल के आसपास समय लेता है ग्रो करने में, मेच्योर होने में, लेकिन इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई डिमांड है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हैंडीक्राफ्ट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो वैल्यू है रेड सैंडर्स की, इस वजह से इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। फाउंड ओनली इन साउथ इंडिया एंड इन वेरी फ्यू प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी UPSC स्टेटमेंट के लिए। रेड सैंडर्स सिर्फ साउथ इंडिया में पाए जाते हैं और कुछ जगहों पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। काफ़ी महंगा बिकता है ये। ठीक है, रेड सैंडर्स काफ़ी महंगा बिकता है। इसका 1 किलोग्राम, 1 kg ऑफ रेड सैंडर्स कास्ट 5000 रुपीज़। 1 किलोग्राम 5000 में बिकता है। ठीक है, 10 साल में लगभग 500 ग्राम का ये लकड़ी आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महंगी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है और रेयर चीज़ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको शेड्यूल 4 में रखा गया है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। ठीक, ग्रैमी अवार्ड विनर्स 2023, आपको पता है ये US का जो मतलब म्यूजिक को अवार्ड दिया जाता है एवरी ईयर, ग्रैमी अवार्ड विनर्स। इस बार के विनर है जस्ट लाइक दैट सॉन्ग, जिसको कि गाया है बनाया है बोनी राइट ने। ठीक है, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड गोज टू जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज इंडियाज नेट जीरो इमिशन टारगेट अचीवमेंट बाय 2070। बस एक रिमाइंडर देना था, इंडिया का जो नेट जीरो इमिशन टारगेट है वो 2070 तक पाना है।
ठीक है, मतलब 2070 तक नेट जीरो एमिशन करने लगना है इंडिया को। मीडियम डेंसिटी एमॉर्फस आइस, एमडीए आइस, ये एक की टर्म हमको लगा कि क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता कि ये कौन सा किस प्रकार का आइस है। मीडियम डेंसिटी एमॉर्फस आइस, ठीक है। तो अभी ये जो मीडियम डेंसिटी एमॉर्फस आइस है, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने रिसेंटली क्रिएट किया है, जो कि न्यू फॉर्म ऑफ वाटर है। मीडियम डेंसिटी मतलब इसका डेंसिटी मीडियम होता है, ना वाटर का होता है ना आइस का होता है। एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब ही है ना आइस का होगा ना वाटर का होगा, ये दोनों का होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एमॉर्फस आइस, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज क्लोज टू वाटर, आइस के पास में ही इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है एमॉर्फस आइस का वाटर के पास है, ठीक है। इसमें मिक्स स्टेट ऑफ बोथ वाटर एंड आइस है। जैसा मैंने बताया एमॉर्फस आइस का नेम से ही पता चल रहा है, चाहे एमडीए आइस बोले, मीडियम डेंसिटी एमॉर्फस आइस, चाहे एमडीए आइस, ठीक है। ये मिक्स स्टेट ऑफ बोथ वाटर एंड आइस है। इट इज कॉल्ड एमॉर्फस आइस। एमॉर्फस का मतलब ये नो क्लियर स्टेट, मतलब कोई भी क्लियर स्टेट, ना तो इसको पूरा पूरा वाटर कहा जा सकता है, ना तो पूरा पूरा आइस कहा जा सकता है, इसलिए एमॉर्फस आइस बोला गया। E20 फ्यूल, ये क्या है? E20 फ्यूल क्या है? अभी फरवरी में इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया गया 2023, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया E20 फ्यूल। E20 फ्यूल का मतलब होता है जो हमारा पेट्रोल है ना, उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंड कर दिया जाए, ठीक है। E20 का मतलब ये होता है कि अगर उसमें इस पेट्रोल में 80% पेट्रोल हो और 20% इथेनॉल हो, वो जो हो जाएगा कहलाएगा E20 फ्यूल, ठीक है। अभी इंडिया के 83 लोकेशंस में इस E20 फ्यूल को लॉन्च किया गया है अक्रॉस 11 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने मिलकर ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है इस फील्ड में एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है। इसमें ये साथ में वर्क करेंगे टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इंडिया, फ्रांस, यूएई ट्राइलेटरल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव अबाउट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज यायात्सो टू बी लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। यायात्सो जो एक लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक इन लद्दाख, जिसको कि लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। यायासो को बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है, ठीक है, बर्ड्स पैराडाइज, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में बर्ड्स के लिए ये हेवन का, जन्नत का काम करता है। 4820 किलोमीटर्स की हाइट, किलोमीटर्स नहीं मीटर्स की हाइट पर है ये, ठीक है, मीटर्स की हाइट पर है ये 4820 मीटर्स। पॉपुलर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ब्लैक नेक क्रेन, ठीक है, ब्लैक नेक क्रेन का पॉपुलर ब्रीडिंग ग्राउंड है यायासो। बर्ड्स का पैराडाइज है, लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट वन इज केरला पुलिस ने हाल ही में 2507 गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया अंडर ऑपरेशन आग। ऑपरेशन आग के अंतर्गत केरला पुलिस ने गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया। बस इतना बताना था कि ऑपरेशन आग जो है केरला पुलिस का एक ऑपरेशन है गैंगस्टर्स को अरेस्ट करने का। इसमें फुगिटिव जो भगौड़े हैं लिस्टेड अंडर द केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, कापा एक्ट जो है वो केरला एंटी सोशल एंड एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसके अंतर्गत जो भगौड़े घोषित कर दिए गए हैं उनको ऑपरेशन आग के अंतर्गत केरला पुलिस अरेस्ट कर रही है, ठीक है। 2500 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होना चाहिए वो 34 लोग होना चाहिए, सीजीआई को इंक्लूड करके, मतलब कुल मिला के 34 जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। वो अभी हाल ही में 5 नए जजेस की नियुक्ति हुई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से ये संख्या पहुंच पाई है 32, जो कि मैक्सिमम है, अभी तक 32 नहीं पहुंची थी, ठीक है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट अलाउ वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है 34 तक मैक्सिमम, फिलहाल मैक्सिमम 32 हो पाई है। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि 32 पहुंची है, हाईएस्ट पहुंची है। अभी हाल ही में 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ है। तो कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? आर्टिकल 124, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 125 में उनकी सैलरीज को डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 126 में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीजीआई का अपॉइंटमेंट है। आर्टिकल पहले तो ओवरऑल सारे जजेस का अपॉइंटमेंट, फिर उनकी सैलरी 125 के अंतर्गत, फिर आर्टिकल 126 में सीजीआई का अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब सीजीआई जब अपॉइंट हो गए तो एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट की बात होती है। आर्टिकल 127 स्पीक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ठीक है। आर्टिकल 128 क्या करता है? स्पीक अबाउट द अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस, ठीक है। रिटायर्ड जजेस को फिर से मतलब किसी काम के लिए, किसी वर्डिक्ट को देने के लिए, जजमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिटायर्ड जजेस को फिर से बुला सकते हैं। तो वो आर्टिकल 128 के अंतर्गत। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA रिपोर्ट ऑन इंडिया लाइफ इनिशिएटिव, ठीक है। ये जो टर्म है इंडिया लाइफ इनिशिएटिव, इसके बारे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार किया है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इंडिया लाइफ इनिशिएटिव क्या है। इंडिया लाइफ इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था 2021 में COP26 के दौरान, जो कि ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। ग्लासगो समिट के दौरान COP26 जो हुआ था उसमें इंडिया ने प्रपोज किया था लाइफ इनिशिएटिव, इंडिया लाइफ इनिशिएटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? द मिशन एम्स टू इन्वॉल्व कॉमन पीपल, ठीक है। कॉमन पब्लिक को इन्वॉल्व करें किसमें? इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में, ठीक है। तो इंडिया लाइफ इनिशिएटिव का मतलब है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में कॉमन पीपल को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। इसी के बारे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट बनाया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मिशन इंडिया लाइफ इनिशिएटिव जो मिशन है कम से कम 440 बिलियन US डॉलर सेव कर सकता है 2030 तक, ठीक है। तो मतलब अप्रिशिएट किया है, सराहा है इंडिया लाइफ इनिशिएटिव को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, जिसका मानना है कि 2030 तक इंडिया लाइफ इनिशिएटिव के थ्रू 440 बिलियन डॉलर से ज़्यादा सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, लॉन्च बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च किया है, जिसमें वो जो है सीनियर सिटीजन को स्पिरिचुअल टूर पर ले जाएंगे, ठीक है। सीनियर सिटीजन को स्पिरिचुअल टूर पे ले जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी कौन से स्पिरिचुअल टूर? जो स्टेट के बाहर के होंगे, ठीक है। सिटीजन तो उन्हीं मध्य प्रदेश के होंगे, लेकिन वो ऐसे टूर्स पे ले जाएंगे, मतलब स्टेट के बाहर टूर पे लेके जाएंगे, ठीक है। उसमें पिलग्रिमेज साइट दिखाया जाएगा आउटसाइड द स्टेट, उसमें 1 या 2 पिलग्रिमेज साइट को विजिट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन जो है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड वारफेयर इज ए स्ट्रेटजी यूज्ड इन द मिलिट्री। हाइब्रिड वारफेयर, जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, ठीक है, मिलाया हुआ। तो आज के लिए थोड़ा ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है हाइब्रिड वारफेयर। एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कन्वेंशनल वारफेयर भी होता है, साइबर वारफेयर भी होता है एंड इरेगुलर वारफेयर होता है। बस ये इस टर्म से आपको परिचित कराना था, हाइब्रिड वारफेयर क्या होता है। ये जो कन्वेंशनल वारफेयर होता है, साइबर वारफेयर होता है एंड इरेगुलर वारफेयर होता है, उन सबकी टेक्निक्स को इंक्लूड करता है हाइब्रिड वारफेयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड इसमें कंट्रीब्यूट किया है 50 मिलियन US डॉलर
किसके लिए? वुमेन के लिए। किसने कंट्रीब्यूट किया है? हेनरी क्लिंटन ने हाल ही में अहमदाबाद में वो सेवा की 50th एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करने पहुंची थी हिलरी क्लिंटन। ठीक है, हिलरी क्लिंटन कौन है? वो बिल क्लिंटन जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, यूएसए के, उनकी वाइफ है हिलरी क्लिंटन। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया 50 मिलियन US डॉलर फॉर वुमेन क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड में। ठीक है, क्यों आई थी इंडिया में? वो आई थी गुजरात में जो सेवा सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ठीक है, उसकी 50वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने आई थी अहमदाबाद में। ठीक है, उस मौके पर उन्होंने अनाउंस किया 50 मिलियन US डॉलर का फंड ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड में अनाउंस किया है। ठीक है, अब ये सेवा क्या है? सेवा इज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड जो वुमेन है उनका एसोसिएशन है। ये फाउंड किया गया था लेड एक्टिविस्ट इला भट्ट के द्वारा। इला भट्ट एक सोशल एक्टिविस्ट थी, एक्सपायर हो गई है फिलहाल। तो उसकी 50वीं सालगिरह थी इस बार। उसके मौके पर हिलरी क्लिंटन आई थी अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने 50 मिलियन US डॉलर का फंड अनाउंस किया फॉर वुमेन। ठीक है, इन द रीजन द फंड इज टू बी यूज टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इस फंड को यूज किया जाएगा फाइट करने के लिए। सेवा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। जुपिटर बिकम्स प्लैनेट विथ मोस्ट मून्स। जुपिटर मीन्स बृहस्पति। ठीक है, वो अब क्या हो गया है? जुपिटर की जो बृहस्पति की मून की संख्या है, ठीक है, उसकी चंद्रमा की जो संख्या वो 80 से बढ़ के 92 हो गई है, अर्थात 12 नए मून्स की खोज की गई है। ठीक है, तो अब इसने किसको ओवरटेक किया है? सैटर्न अर्थात शनि को। ठीक है, शनि को उसने ओवरटेक कर दिया। शनि के पास कितना था? 82 मून था। जुपिटर जो कि बृहस्पति है उसके पास कितना था? 80 मून था, लेकिन अब 12 और जुड़ गए, इस वजह से जुपिटर के पास 92 हो गए। ठीक है, जो सोलर मंडल है इसमें जो शुरुआत के 4 प्लैनेट हैं, ठीक है, उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्योंकि ये ठोस हैं। ठीक है, ठोस हैं। और उसके बाद जो है उनको जोबियन प्लैनेट बोला जाता है। जोबियन प्लैनेट या गैस जाइंट प्लैनेट, क्योंकि वो गैस से ज़्यादा बने हैं ना। सूर्य के पास जो थे वो गैस वाले रह नहीं सकते, जो सॉलिड बचे वो बचे, गैस तो सारे उड़ गए। लेकिन बाद ये मार्च के बाद जो है ये जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, वीनस हो गया, है ना, सॉरी यूरेनस, ये लोग इसको जोबियन प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर सबसे ज़्यादा मून वाला प्लैनेट हो गया 92। युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसलिए बनाया गया है जिससे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो युवा हैं, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को इंक्रीज किया जा सके, तेज किया जा सके। ठीक है, इस रीजन को बाकी मेन लैंड ऑफ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट के रीजन को मेन लैंड ऑफ इंडिया से जोड़ा जा सके। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है युवा संगठन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसमें जो यूथ होंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनको कनेक्ट किया जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, इस पोर्टल के थ्रू युवा संगम से पता ही चल रहा है ना कि संगम माने मिलन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो यूथ हैं उनका मिलन होगा बाकी मेनलैंड ऑफ इंडिया के। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया अंडर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। सबको मिलाने का काम करेगा, एक भारत बन जाएगा और श्रेष्ठ बनेगा। रिसेंट टर्की अर्थक्वेक डैमेज द गाजियान्टेप कैसल। ये इस प्लेसेस से न्यूज में भी कवर किया गया है। गाजियान्टेप कैसल कहाँ है? टर्की में है। ठीक है, हाल ही में बहुत ही ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक आया था जिसकी मैग्नीट्यूड थी 7.8 ऑन रिचर स्केल। ठीक है, तो रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड नापा जाता है कि इंटेंसिटी नापी जाती है, क्या नापा जाता है, इसको भी हम एक ट्रिक के थ्रू बताए थे। मैग्नीट्यूड में अगर मैग्नीट्यूड में जी हटा दिया तो बचता है मनी। ठीक है,
रिचर का पहला दो शब्द, चार वर्ड देखा जाए, लेटर देखा जाए तो रिच बनता है। ठीक है, तो जो रिच होते हैं उन्हीं के पास मनी होता है, तो अर्थात मैग्नीट्यूड जो है रिचर स्केल पे मापा जाता है। ठीक है, वेस्टर्न टर्की में मतलब पश्चिमी टर्की में गाजियान्टेप कैसल है। ठीक है, टुमारकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप, नेक्स्ट वन इज टुमारकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप, साउथ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। ठीक है, टुमारकुरु नाम से पता, जैसे बंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु, उसी तरीके से टुमारकुरु, तो ये मतलब कर्नाटक का एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। ठीक है, 2021 में जो गति शक्ति स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है, 2021 में गति शक्ति स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका मेन मकसद ये था कि एन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इन द कंट्री, ठीक है, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को डेवलप करना। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने प्लान किया था 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड 2 डिफेंस कॉरिडोर। ठीक है, उसी गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना, पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है साउथ इंडिया का, वो है टुमारकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक, कर्नाटका में। इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर फॉर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स। ये क्या होते हैं? ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स, जैसे इनका नाम से पता चल रहा है कि जो मतलब मॉडर्न मेडिसिन सेंटर्स है, मॉडर्न मेडिसिन स्टाइल है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टाइल्स हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। कहाँ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसे कि जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, ठीक है, ये मतलब आयुष वाली जितनी मेडिसिन है, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ठीक है, उनको जो करंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें भी उनकी प्रैक्टिस, उनके सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, पहला जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा, वो बनाया गया है, वो सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया गया है। इसका मेन, इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडियंस इन द मेडिसिन फील्ड को यूज किया जाए। ट्रेडिशनल नॉलेज वही जो आयुष में आते हैं, आयुर्वेदिक, योगा, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, ये सब, उनको जो है ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो मेडिसिन के फील्ड में है उसको यूज किया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही खोले जाएंगे ऐसे सेंटर। नेक्स्ट वन इज गूगल इंट्रोड्यूसेस चैट जीपी राइवल बार्ड। देखो, चैट जीपी जो है माइक्रोसॉफ्ट का या क्योंकि ओपन एआई का एक चैटबॉट है, ठीक है, उसका जो राइवल जो बार्ड है, ये गूगल का चैटबॉट हो गया है। ठीक है, अभी आगे आपको पता चलेगा कि मेटा ने भी अपना एक चैटबॉट रिलीज किया। नेक्स्ट वन इज टू हेल्प द पीपल ऑफ टर्की ड्यूरिंग द रिसेंट अर्थक्वेक, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन दोस्त। जैसे ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था टू इवैक्यूएट द पीपल स्ट्राइव इन द यूक्रेन में फंसे हुए, जो जब रसिया ने यूक्रेन पर इन्वेट किया था पिछले साल, तो ऑपरेशन गंगा को मतलब लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसी तरीके से ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टर्की में, जो अभी अर्थक्वेक के दौरान जो भी डैमेज हुआ है उसमें हेल्प करने के लिए, वहाँ पे फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने लॉन्च किया है टर्की की हेल्प के लिए। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, द यूएस एंड जापान। ठीक है, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है क्वाड साइबर चैलेंज। क्वाड साइबर चैलेंज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी इन द 4 कंट्रीज। जो क्वाड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस एंड जापान, इसमें साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए साइबर चैलेंज, क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया गया। क्वेलकम लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग। क्वेलकम, जैसे कि आपको पता है ना, क्वेलकम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करने वाली एक कंपनी है।
तो मतलब आईटी की फील्ड में, डिजिटल फील्ड में एक कंपनी है, उसने अभी लॉन्च किया है सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग। इसका मतलब ये है जैसे हम व्हाट्सएप पे एसएमएस देखते हैं, टू वे मैसेज भेजते हैं, उसी तरीके से आप एसएमएस के थ्रू भी हम टू वे मैसेजिंग सिस्टम जो है देख सकते हैं। तो क्वालकॉम ने ये सिस्टम लॉन्च किया है। इट इज़ कॉल्ड स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। ठीक है, अभी क्या होता है एसएमएस में बस आप एक को भेजिए तब उसका आएगा, एक ही दिखेगा, लेकिन अभी क्या है साथ ही साथ टू वे सिस्टम हो गया, टू वे मैसेजिंग सिस्टम एसएमएस के थ्रू भी किया जा सकता है। क्वालकॉम ने ये लॉन्च किया है सैटेलाइट, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। नेक्स्ट वन इज द अंत्योदय मिशन। अंत्योदय मिशन क्यों लॉन्च किया गया था? टू ऐड पीपल इन द रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में जो लोग उनकी हेल्प के लिए अंत्योदय मिशन लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है इलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च किया मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23। ठीक है, तो मिशन अंत्योदय मिशन किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, पॉवर्टी को इलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, रूरल एरियाज में लोगों की हेल्प करने के लिए, और उसी वजह से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी एक सर्वे लॉन्च किया है, मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23, जिसमें 2,69,000 ग्राम पंचायत में कंडक्ट किया जाएगा ये सर्वे। क्वेश्चन पूछ के ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। इससे आपको ये भी पता चलता है कि इंडिया में 2,69,000 ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, अंत्योदय मिशन बाई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन। बस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना भी हाल ही में एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया। ठीक है, इसकी और दो जो मेजर रिपोर्ट्स हैं वो हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एंड नेट जीरो बाई 2050 रिपोर्ट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट एंड द नेट जीरो बाई 2050 रिपोर्ट। ठीक है, अभी उनका एनुअल रिपोर्ट जो आया है उसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है द एशियन कॉन्टिनेंट इज टू कंज्यूम हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। मतलब कि एशिया जो है 2025 तक दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसका हाफ कंज्यूम करेगा 2025 तक। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एनुअल रिपोर्ट में दावा किया गया। ठीक है, जबकि वहीं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सिर्फ 3% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वर्ल्ड का 2025 तक। ठीक है, अफ्रीका में 1/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 3% ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पाएगा 2025 तक। और एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो पूरी दुनिया का आधी इलेक्ट्रिसिटी अकेले कंज्यूम करेगी 2025 तक। नेक्स्ट वन इज हकीम अजमल खान। ये एक अवेयरनेस आर्टिकल है खाली। हकीम अजमल खान वाज ए फेमस इंडियन यूनानी स्कॉलर। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी स्कॉलर थे इंडिया के। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 11 फरवरी को यूनानी डे, वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है। हकीम अजमल खान एक जानी पहचानी हस्ती थे यूनानी फील्ड में, यूनानी स्कॉलर थे। ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यूनानी भी ग्रीक मेडिसिन में कहा जाता है। इट्स मेनली डेवलप्ड बाय द अरब्स एंड पर्शियन। ये जो ग्रीक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, इसको अरब्स एंड पर्शियन लोगों के द्वारा जनरली डेवलप किया गया है। वर्ल्ड यूनानी डे के थ्रू जो हकीम अजमल खान की फाइंडिंग्स थी, उनकी रिसर्च थी, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाए, उसको फैलाया जाए। नेक्स्ट वन इज नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन अमृत टैक्स 2023। अमृत टैक्स क्या है? नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन है। ठीक है, और फिलाटेली क्या होता है? फिलाटेली होता है कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है,
पोस्टल स्टैम्प्स का कलेक्शन जो होता है उसे फिलाटेली बोला जाता है। तो नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन में क्या होगा, स्टैम्प्स का कलेक्शन को एग्जीबिशन लगाया जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक है। अब जो स्टैम्प्स क्या होते हैं आपको पता है, आज इनको इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे स्टैम्प लॉन्च किया गया, या किसी खास इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए स्टैम्प लॉन्च किया गया, किसी मतलब महापुरुष को दिखाने के लिए। तो इस तरीके से स्टैम्प जो होते हैं हिस्ट्री के इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए जैसे मतलब रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से उनका जो कंपाइलेशन, उनका कलेक्शन होगा, उसको एग्जीबिशन के तौर पर नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन अमृतपेक्स 2023 में दिखाया जाएगा, ठीक है। इंडिया पोस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है अमृतपेक्स 2023 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में अमृतपेक्स 2023 इंडिया पोस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें डिफरेंट पोस्टल स्टाम्प्स का कलेक्शन को एग्जिबिट किया जाएगा, एग्जीबिशन लगाया जाएगा। नेशनल फिलाटली डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 अक्टूबर को, टू इनकरेज फिलाटली एज ए हॉबी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेटलैंड एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट, WESCE, वेटलैंड्स एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट। जैसे इन सिटू एक्स सिटू का मतलब अगर आपको बताएं, इन सिटू मतलब जहां पर जो चीज पाई जाती है वाइल्ड लाइफ का, उसको वहीं पर कंजर्व करना, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क हो गया तो उसमें, या बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वहां पर जो चीजें जो फ्लोरा एंड फौना या वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है उसको बोल लेते हैं इन सीटू, ठीक है। लेकिन वहां से निकाल कर बॉटनिकल गार्डन में लेके जाए, ठीक है, या जू में लेके जाएं, आप उसको सेव करें, कंजर्व करें, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू, ठीक है, वहां से हटा के कहीं। तो वेटलैंड्स का एक्स सीटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है अपना प्लान, वेटलैंड्स एक्स सीटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट प्लान, ठीक है। राजस्थान तो वैसे भी सूखा प्रदेश है, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश है, डेजर्ट प्लेस है, तो वहां पर वेटलैंड्स कैसे होंगे, इस वजह से वो वेटलैंड्स को जो है जू के थ्रू, जू में कंजर्व करेंगे, ठीक है। एक सिटू कंजर्वेशन प्लान है ये फ्रेंच गवर्नमेंट इसको इस स्कीम को, प्लान को, प्रोग्राम को फंड करेगी, ठीक है, 8 सालों के लिए 1200 करोड़ रुपए टोटल कास्ट एस्टिमेटेड। तो वेटलैंड एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें क्या होगा, इसमें ये एक जू बनाया जाएगा दैट विल बी लॉन्च विद इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क के अंतर्गत एक जू बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें डॉल्फिन्स, क्रोकोडाइल, वाटर बफेलो एंड अदर एक्जोटिक स्पीसीज का डिस्प्ले दिखाया जाएगा, मतलब प्रदर्शन दिखाया जाएगा, ठीक है, वो रहेंगे। मेजर अट्रैक्शन विल बी वेटलैंड स्पीसीज टू बी पुट इन द जू, ठीक है। ये जो केवलादेव नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये राजस्थान का, ठीक है, नेशनल पार्क है, इसी में एक जू खोला जाएगा। इसी में जो है डॉल्फिन्स होंगी, क्रोकोडाइल्स होंगे, वाटर बफेलो, ठीक है, मतलब वेटलैंड वाले जो भी एनिमल्स होंगे उनको डिस्प्ले किया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता, नेक्स्ट वन इज, जैसे कि आपको पता है पिछले साल 2022 में सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से, ठीक है, 8 चीता मंगाए गए थे, ठीक है, 8 चीता मंगाए गए थे प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। तो उसी के अंतर्गत अभी फरवरी में जो है, जनवरी में 12 चीता मंगाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। इंडिया 12 चीता मंगाएगी साउथ अफ्रीका से, ठीक है, पहले 8 मंगाया गया, इस बार 12 मंगाएगी। कहाँ लाया जाएगा इनको? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इन 12 चीता को लाया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो 12 चीताज हैं साउथ अफ्रीका से जो एग्रीमेंट किया गया है, ये हर साल लाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले नामीबिया से लाया गया था 8, ठीक है, नामीबिया ने इसे इंडिया को गिफ्ट किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर ऑफ चीता इन द वर्ल्ड, मतलब इससे पहले चीता को कहीं इधर उधर ट्रांसफर नहीं किया गया था इंटर कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका दूसरा कॉन्टिनेंट है,
इंडिया दूसरा कॉन्टिनेंट मतलब एशिया में आता है, ठीक है। तो अफ्रीका से एशिया में ये पहली ऐसी घटना है कि चीता को ट्रांसफर किया जा रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसफर, ठीक है। इंडिया में चीता 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, ठीक। अगले 10 सालों तक, 8 से 10 सालों तक साउथ अफ्रीका हर साल 12 चीता इंडिया में भेजेगी। अभी इस पे भी एक इशू हो गया था, आपको पता होना चाहिए, मुकिंद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, वहां पर ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क से टाइगर्स को, ये इनको जो चीता को मतलब वहां पर भी शिफ्ट करने की बात हो रही थी, ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त प्रे नहीं है, ठीक है। ये चीजें आप दिमाग में रखिए। नेक्स्ट वन इज न्यूजीलैंड अनाउंस रेड हैवी रेन विथ साइक्लोन गैब्रियाले हिटिंग इट्स शोर, ठीक है। बस इतना बताना था कि साइक्लोन गैब्रियल जो है न्यूजीलैंड में आया है, ठीक है। रेड हैवी रेन, रेड हैवी रेन का मतलब होता है डाउनपोर काजेज एंड इमरजेंसी, बहुत हैवी डाउनपोर जिससे कि इमरजेंसी क्रिएट हो जाए। तो न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया रेड हैवी रेन, साइक्लोन गैब्रियल जब आया। नेक्स्ट वन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो अभी यूपी में ही हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया, इसके थ्रू यूपी गवर्नमेंट को 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला, ठीक है। 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के थ्रू यूपी गवर्नमेंट को। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है यूपी में ही अभी कंडक्ट किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन लखनऊ, जो कि 3 दिन लंबा चलने वाला समिट था, ठीक है। तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था कहाँ इनॉग्रेट किया गया था, लखनऊ में। 3 दिन का प्रोग्राम था जिसमें इन्वेस्ट यूपी 2.0 वाज लॉन्च्ड, इन्वेस्ट यूपी 2.0 भी लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू यूपी को 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला, ठीक है। आज ग्लोबल ट्रेड शो भी यहीं पर कंडक्ट किया गया, यूपी में ग्लोबल ट्रेड शो भी कंडक्ट किया गया। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया, 3 दिन का समिट था लखनऊ में, ठीक है। उसी के अंतर्गत यूपी ने इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया इस समिट के दौरान। आल्सो ग्लोबल ट्रेड शो भी इसी के दौरान कंडक्ट किया गया था, जिसके थ्रू यूपी को 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला। नेक्स्ट वन इज इजराइल लॉन्चेस स्निफिंग रोबोट्स, ठीक है। इजराइल ने ऐसे सूंघने वाले रोबोट लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि जिनकी की स्मेलिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा होगी, लोकस जो टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे, उनकी बहुत ही अच्छी स्मेलिंग पावर होती है। तो इजराइल के जो रिसर्चर्स ना उन टिड्डों का एंटीना मतलब जो उनका जो वो होता है ना सींग टाइप, क्या बोलते हैं, आरा, तो उसको यूज़ किया है, उस टिड्डों के एंटीना को यूज़ किया है टू क्रिएट स्निफिंग रोबोट्स, जिससे कि वो सूंघ के बता सकेंगे कि हाँ कहाँ से कौन सा ड्रग है या कौन सा बॉम्ब है, ये सारी चीज़ें सूंघ के ही बता देंगे। मशीन लर्निंग भी इसमें रहेगा डेफिनेटली। द बोट इज बायोहाइब्रिड बोट, जिससे कि इनकी जो सूंघने की क्षमता होगी इलेक्ट्रॉनिक स्निफर से ज़्यादा होगी, ठीक है। मशीन लर्निंग के थ्रू इन्हें बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे स्मेल करती हैं, तो जिससे ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इजराइल की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है स्निफिंग रोबोट्स। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2023, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2023, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है इन द सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी के सेकेंड मंडे में, दूसरे सोमवार को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जानना इम्पोर्टेंट है कि एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी होता है, इट इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर जो कि
ब्रेन को बहुत बुरी तरीके से, ब्रेन एक्टिविटी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि इस बहुत लेट में आइडेंटिफाई होता है चिल्ड्रन में, इस वजह से इसके सिम्टम्स जो है ना जल्दी पता नहीं चल पाते। इसके सिम्टम्स जो होते हैं लेट ही आइडेंटिफाई हो पाते हैं। शुरू में आइडेंटिफाई हो जाए तो इसका क्योर पॉसिबल है, क्योर किया जा सकता है, लेकिन बहुत लेट ही इसके सिम्टम पता चलते हैं। तो ये एक नर्व डिजीज है, नर्वस डिसीज है, ब्रेन एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन द सेकंड मंडे ऑफ फरवरी। एपिलेप्सी क्या है? नर्वस डिसऑर्डर है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन एक्टिविटी को। नेक्स्ट वन इज द स्मार्टफोन जाइंट एप्पल इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स माइक्रो एलईडी। एप्पल जो है माइक्रो एलईडी की तरफ शिफ्ट हो रहा है ओरिजिनल एलईडी से। ठीक है, माइक्रो एलईडी की मतलब खूबियाँ क्या हैं? सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स होते हैं। माइक्रो एलईडीज जो होते हैं, माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है, एलईडी जो होते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स। अपने आप को खुद से एलिमिनेट कर सकते हैं, खुद से कलर प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं, इल्यूमिनेट कर सकते हैं। इनका जो कलर प्रोडक्शन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, वो ब्राइटर देन ओरिजिनल एलईडीज। ठीक है, इस वजह से एप्पल इस पर शिफ्ट कर रहा है। इनकी एनर्जी कंजम्पशन भी कम होती है, ओरिजिनल या नॉर्मल एलईडी की तुलना में एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है। इसकी वजह से एप्पल प्लान कर रहा है यूज एनर्जी माइक्रो एलईडीज इन इट्स फ्यूचर वाट्स मॉडल्स। तो ओरिजिनल एलईडी से हर एक मामले में बढ़िया है। नेक्स्ट वन इज सऊदी अरेबिया टू सेंड इट्स फर्स्ट वुमेन टू स्पेस। सऊदी अरेबिया अपने मतलब एक वुमेन को स्पेस में भेजेगा, ऐसा पहली बार हो रहा है। सऊदी अरेबिया वुमेन को भेजेगा स्पेस में। कौन वुमेन है? रायाना बरनावी। रायाना बरनावी नाम है उनका, जो कि स्पेस में जाएंगी सऊदी अरेबिया की तरफ से। ठीक है, इंडिया एंड यूएसए की मिलिट्री ने हाल ही में कंडक्ट किया टर्कस एक्सरसाइज। इंडिया और यूएसए के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है टर्कस एक्सरसाइज, चेन्नई तमिलनाडु में कंडक्ट किया गया। ये स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ऑफ यूएस एंड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट किया टर्कस एक्सरसाइज में। इंडिया एंड यूएस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज टर्कस एक्सरसाइज। ठीक है, जनरली क्या होता है, यूजुअली जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं फोकसिंग ऑन स्किल एंड वेपन यूजेस पे, मतलब सोल्डर्स की एक स्किल को बढ़ाने के लिए, वेपन यूज को ट्रेनिंग देने के लिए जनरली मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन इसमें क्या है, ये टर्कस एक्सरसाइज है, इसमें फोकस किया गया है सीबीआरएन टेरर रिस्पांस पर। सीबीआरएन टेरर रिस्पांस, ये क्या होता है? सीबीआरएन मीन्स केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर जो टेरर मतलब अटैक होते हैं, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू जो अटैक होते हैं, टेरर अटैक, उस पर मतलब अवेयर करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये टर्कस एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट किया गया। ठीक है, इंडिया यूएस की स्पेशल फोर्सेस और इंडिया की एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट वन इज मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। देखो मिलेट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मिलेट के बारे में जितना भी पढ़ें, G20 के बारे में जितना पढ़ें, SCO के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना पढ़े कम है, जरूर इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मिलेट के बारे में कोई भी आर्टिकल उसको उठा रहे हैं। मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि इस बार 2023 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया 2023 को। उसी के संदर्भ में मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस इंडिया ने लॉन्च करना चाह रही है। इसके थ्रू जो है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस के थ्रू इंडिया सीड मनी का कॉन्सेप्ट लाना चाह रही है। ठीक है, सीड मनी का कॉन्सेप्ट, जिसमें
रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए जो फंडिंग चाहिए होगा वो सीड मनी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है उसमें कोऑपरेट करें, कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। रिसर्च एक्टिविटीज ऑन मिलेट एंड इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी विल बी फोकस्ड ऑन द इनिशिएटिव। ठीक है। तो मिलेट की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उनकी जो है उन पे और रिसर्च कैसे किया जा सके, इस सीड मनी के थ्रू उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है? हैदराबाद में। ये भी क्या पता किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मिलेट इस बार हॉट टॉपिक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इज लोकेटेड इन हैदराबाद। वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस इनिशिएटिव को। कौन सा इनिशिएटिव? मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ठीक है। सीड मनी जैसे कि मैंने बताया, G20 मेंबर के जो G20 कंट्रीज के जो मेंबर हैं वो इस सीड मनी में शामिल होने के लिए पेमेंट करेंगे, मेंबरशिप फी पे करेंगे, जिसके थ्रू अवेयरनेस एंड रिसर्च किया जाएगा कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी मिलेट की बढ़ाई जा सके। फूड सिक्योरिटी जो G20 की टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है। तो इस इनिशिएटिव को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी के पॉइंट को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। ठीक है। इंडिया दुनिया का 1/5 1/5 भाग मिलेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अपने आप को ये मतलब मिलेट हब बनाना चाह रहा है। और श्री अन्न के थ्रू जैसे कि बजट में भी बताया गया कि मिलेट की डिमांड को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने मिलेट को श्री अन्न के रूप में बुला रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है। मिलेट को श्री अन्न भी कहा जा रहा है। व्हाट आर द ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स? अभी हाल ही में ये जो बीबीसी का वो हुआ था ना, कंट्रोवर्सी बीबीसी एपिसोड, जिसमें उन्होंने गुजरात राइट्स पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था। ठीक है। उसी के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली बीबीसी ऑफिस पे, मुंबई, दिल्ली एंड अदर डिफरेंट सिटीज ऑफ द इंडिया। ठीक है। जिसमें उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स का ये वायलेट किए हैं बीबीसी वाले। ठीक है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स क्या होते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रैक्टिस जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? जैसे मान लीजिए दो कंपनी ए एंड बी हैं। ठीक है। तो ए कंपनी इंडिया में है, बी कंपनी यूएसए में है। दोनों मान लीजिए दोनों जो है बीबीसी के अंतर्गत ही आते हैं, बीबीसी पेरेंट कंपनी है। ठीक है। तो ए कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा, अगर बी कंपनी उसको खरीदना चाहती है तो बी कंपनी कह सकती है कि मुझे थोड़ा सा सस्ते दाम में दे दो। ठीक है। तो अब चूंकि दोनों एक ही पेरेंट कंपनी की कंपनीज हैं, इस वजह से वो डेफिनेटली इसको मतलब चार्ज कम कर सकते हैं। ठीक है। चार्ज कम ज़्यादा कर सकते हैं उस हिसाब से। इससे क्या होता है, ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग का रूल है उसको वायलेट हो जाता है। ठीक है। समझ में आया? पेरेंट कंपनी जो होती है बोथ कंपनी की सेम होती है। जैसे मैंने बताया, मान लो बीबीसी है। ठीक है। तो एक एक कंपनी का प्रोडक्ट जो कि इंडिया का है, उसको जो बी कंपनी है यूएसए में, उसने सस्ते दाम में लेना चाहा। इससे होगा क्या, अब ए कंपनी का जो प्रॉफिट हो कम हो जाएगा तो जो उसको टैक्स देना पड़ेगा ए वाले कंट्री में वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से एक कंट्री का जो टैक्स कलेक्शन होता है वो प्रभावित होता है। तो इस आरोप के साथ बीबीसी के ऑफिस पर रेड डाला गया। ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स पता चल गया होगा आपको क्या होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को चार्ज करती है, जबकि दोनों कंपनीज उसी सेम पेरेंट कंपनी के अंतर्गत आती है। हरविंगर 2023 ये आरबीआई का सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन है। ठीक है। जिसको उन्होंने हरविंगर नाम दिया है। हैकाथॉन क्या होता है? एक सोशल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीटिंग होती है जिसमें अलग अलग लोग नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं हैक करने के लिए या किसी भी चीज़ को
तो मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, बनाने के लिए वो नए नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो वो हैकाथॉन कहलाता है। तो आरबीआई ने अनाउंस किया सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन, जिसका नाम दिया गया हार्बिंगर 2023, ठीक है। इसका थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। 22 कंट्रीज से इस कंपटीटर्स ने इसमें इनरोल किया है, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। हार्बिंगर 2023 क्या है? आरबीआई का सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल, ठीक है। G20 की मीटिंग पर जो ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में वो ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। अब इस मीटिंग में डिस्कस क्या किया गया? दी डेट आर ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऐसे इश्यूज को डिस्कस किया गया जो कि रोक रहे हैं डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को। जैसे मैंने बताया, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि जैसे डेप्ट की जो शर्तें हैं, ठीक है, किसी ने लोन लिया है, किसी ने लोन दिया है, तो जिसने लोन दिया है, जिसने लोन लिया, दोनों मिलके जो डेप्ट की लोनिंग की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, ठीक है, इजी किस्तों में और ज़्यादा किस्तों में, ठीक है। तो लोन चुकाने का जो प्रोसेस होता है उसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो वो ग्लोबल सोवरेन डेप्ट राउंड टेबल में उसमें कौन कौन से इशूज आ रहे हैं उसको डिस्कस किया गया है। इट वाज को चेयर्ड बाई आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने इसको को चेयर किया अलॉन्ग विथ इंडिया, जो कि 2023 G20 की मीटिंग्स का प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट वन इज द रिसेंट स्टडी ऑन डूम्सडे ग्लेशियर, जिसको कि थर्ड ग्लेशियर भी बोला जाता है। इस पे थर्ड ग्लेशियर, जिसको कि डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है, इस पर अभी स्टडी किया गया तो पाया गया कि इसके वीक स्पॉट्स की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। ग्लेशियर के वीक स्पॉट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस दिन ये थर्ड ग्लेशियर पिघलेगा, क्योंकि पिघल ही रहा है, ठीक है, तो जलस्तर जो सी लेवल का वाटर लेवल है ना, सी लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग आधा मीटर, ठीक है, आधा मीटर जो सी लेवल बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली बहुत सी सिटीज डूब जाएंगी, इसलिए इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है। तो भी कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्म पानी घुस रहा है इस ग्लेशियर में, जिसकी वजह से इसकी जो पिघलने की रेट है वो बढ़ रही है। इसी को बोल रहे हैं वीक स्पॉट थर्ड ग्लेशियर या डूम्सडे ग्लेशियर में बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन इज द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली प्लान टू बैन द सेल ऑफ गैस एंड डीजल कार्स। यूरोपियन यूनियन ने प्लान किया है गैस एंड डीजल कार को बैन कर देंगे। कब तक? 2035 तक, ठीक है। मतलब 2035 तक उनके यहाँ गैस और डीजल से चलने वाली कारें बैन हो जाएंगी। इससे फायदा क्या होगा? कई फायदा होगा, जीरो इमिशन को अचीव करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन होगा। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप इन पुणे। 430 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ पुणे में इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है सेट किया जाएगा। इसको ग्रीन बिलियन लिमिटेड जो कि प्राइवेट कंपनी है वो बनाएगी। तो इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ? पुणे में। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट्स कलर ऑनर टू द हरियाणा पुलिस। प्रेसिडेंट्स एक के बहुत ही हाईएस्ट लेवल का मतलब ऑनर है जो पुलिस को दिया जाता है, इंडियन मिलिट्री को दिया जाता है, ठीक है, स्टेट पुलिस फोर्सेस को दिया जाता है, फेडरल फोर्सेस को दिया जाता है, मिलिट्री यूनिट्स को दिया जाता है प्रेसिडेंट्स और कलर, ठीक है। इस बार हरियाणा पुलिस को दिया गया है। इसको तो वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मतलब देते हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इस बार हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको हरियाणा पुलिस को प्रदान किया प्रेसिडेंट्स कलर। इसमें एक एम्बलम होता है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने हाल ही में रिलीज किया सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। OECD ने हाल ही में रिलीज किया है सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 47। ठीक है, पिछले साल 46 थी, इस बार और एक पूरा पोजीशन में खिसक गई। ठीक है, सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स OECD का एक रिपोर्ट है जिसको कि जिसमें इंडिया की रैंकिंग 47 था इस बार, पिछले साल 46 थी। इंडियन एयरफोर्स इंडिजीनियस वायु लिंक प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने एक इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, वायु लिंक। इसमें होगा क्या, जो इसके फाइटर पायलट्स होंगे ना, वो बैड वेदर्स में भी डील कर पाएंगे। जैसे बैड वेदर्स में उनको मतलब ऑपरेट करने में दिक्कत होती है ना एयरक्राफ्ट को, तो ये वायु लिंक जो है वो बैड वेदर में भी उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, जिसके बेस पर वो बेहतर मैन्यूवरिंग कर पाएंगे एयरक्राफ्ट का। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है वायु लिंक। अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा इवन इन द बैड वेदर की कंडीशन में भी। ठीक है, और ये जैमर प्रूफ भी है। वायु लिंक जो है बैड वेदर में अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन सर्विसेज देगा इंडियन पायलट्स को, और ये जैमर प्रूफ भी है। नेस्कॉम रिपोर्ट ऑन AI स्किल पेनिट्रेशन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, जिन्होंने AI स्किल पेनिट्रेशन पर एक रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में जो है वो 3.9 है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इंडिया में 3.09 है, जो कि ऑल G20 कंट्रीज एंड OECD कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। ये बड़ा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पेनिट्रेशन है वो सारे G20 कंट्रीज एंड OECD कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेस्कॉम ने अभी AI स्किल पेनिट्रेशन रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया। जनरली आप सोचेंगे कि चाइना का ज़्यादा होगा, USA का ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है G20 और OECD कंट्रीज में, जिसका कि स्कोर है 3.09। स्पेन पासेस यूरोप्स फर्स्ट म्यूचुअल पेड लीव लॉ। स्पेन ने यूरोप की ऐसी पहली कंट्री बन गई स्पेन जिसने कि म्यूचुअल पेड लीव देने का प्लान किया है। ठीक है, म्यूचुअल पेड लीव। ठीक है, वहाँ की गर्ल्स को या वुमेन को पेड लीव दिया जाएगा हर महीने। तो स्पेन यूरोप का पहला कंट्री बन गया। स्टेट ऑफ मणिपुर ने होस्ट किया B20 कॉन्फ्रेंस। B20 कॉन्फ्रेंस का मतलब बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस, और बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस का मतलब है G20 समिट के अंतर्गत बिजनेस लीडर्स को एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसको मणिपुर की गवर्नमेंट ने होस्ट किया। ठीक है, जिसका कि थीम था सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान कंडक्टेड द 4th एडिशन ऑफ दस्तलिक 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ठीक है, दस्तलिक एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था 1987 में, ये 24th स्टेट था। इसका स्टेटहुड 20 फरवरी 1987 में मिला था, इसलिए स्टेटहुड डे 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 24th स्टेट ऑफ इंडिया was Arunachal Pradesh granted statehood in 1987। नियोम, सऊदी अरेबिया की फ्यूचर मेगा सिटी नियोम। ठीक है, नियो मतलब न्यू, एम माने मोहम्मद। तो सऊदी अरेबिया की जो फ्यूचर मेगा सिटी है, जिसमें कि वो 500 बिलियन US$ स्पेंड कर रहा है, उसका 1/5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या होगा
ये पूरी की पूरी जो सिटी होगी, फ्यूचर सिटी विल बी पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से पावर्ड होगी। इसमें कोई कार, देयर विल नो कार्स इन द स्ट्रीट्स, कोई कार नहीं चलेगी, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट वन इज INS Sumedha participated in the naval defense exhibition called NAVDEX and International Defense Exhibition called IDEX conducted in Abu Dhabi recently। जानना बस इतना है कि NAVDEX and IDEX कंडक्ट किया गया आबू धाबी में। NAVDEX का मतलब है इंटरनेशनल नेवल डिफेंस एक्सरसाइज एंड IDEX का मतलब है तो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है। अबू धाबी में हाल ही में कंडक्ट किया गया, जिसमें इंडिया के INS सुबेदा ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवल शिप सुबेदा। नेक्स्ट वन इज हवासोंग 15। हवासोंग 15 इज वन ऑफ द 3 मेजर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है हवासोंग 15। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में कहा है इंडिया एंड चाइना विल कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन द 2023। IMF का मानना है कि 2023 तक इंडिया, मतलब 2023 की जो ग्लोबल ग्रोथ है उसका 50% इंडिया और चाइना अकेले मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट 25% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय अदर एशियन कंट्रीज, मतलब पूरी मिला के एशिया में ही जो है 75% कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ग्लोबल ग्रोथ का। बाकी अदर जितने कॉन्टिनेंट है सब खाली 25% कंट्रीब्यूट करेंगे 2023 में। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सप्लाई चेन्स था इस बार बहुत बुरी तरीके से बाधित हुआ पैंडेमिक के थ्रू, ठीक है। पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन्स बाधित हुए, लेकिन ऐसे में जो इंडिया है उस सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर को बूम मिला इस दौरान। कितने लोग जो है मतलब सर्विस सेक्टर में कूद पड़े। ऑनलाइन टीचिंग जैसे इधर भी चल रही है, देख रहे हैं आप, एकदम बूम मिला, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी दुनिया आ गई पूरी। इस वजह से IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 50% जो ग्लोबल ग्रोथ होगा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट ऑफ इंडिया। सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए चाइना पे इंडिया में फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है, जिसमें वेदांता ग्रुप ने फॉक्सकॉन ऑफ ताइवान के साथ एक डील साइन किया है, जिसमें पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धोलेरा ऑफ गुजरात में बनाई जाएगी, ठीक है। कौन कौन बनाएंगे? वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन ऑफ ताइवान मिलके गुजरात के धोलेरा में पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। नेक्स्ट वन, इसके लिए इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ। 1,54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इस प्रोजेक्ट में। इंडिया सिंगापुर लिंक डिजिटल पेमेंट्स UPI एंड पे नाउ, ठीक है। UPI इंडिया का है, पे नाउ सिंगापुर का है, तो डिजिटल पेमेंट्स को लिंक कर दिया गया। रसिया सस्पेंस स्टार्ट द लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। अभी हाल ही में जब फर्स्ट मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ था रशियन इन्वेजन ऑन यूरोप, तो उस पर यूक्रेन पर, ठीक है। तो उसके मौके पर जब जो बाइडेन ने यूक्रेन का दौरा किया था, ठीक है, तो उससे नाराज होके और उसको सपोर्ट करने का वादा किया था ना जो बाइडेन ने, तो रसिया ने जो स्टार्ट ट्रीटी है, स्टार्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी टाक्स, ठीक है, जो कि 1991 में शुरू हुई थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि US एंड सोवियत यूनियन ने 1991 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, एक बायलैटरल ट्रीटी साइन की थी, जिसमें कि वो
उन्होंने सोचा था कि जो 6000 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसको जो है हम ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। 1994 में फोर्स में आया था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी टाक्स, ठीक है, स्टार्ट ट्रीटी 2009 में ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद 2010 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन की गई थी यूएस एंड रसिया के बीच में, लेकिन अब उसको रसिया ने सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में लॉन्च किया जादुई पिटारा। जादुई पिटारा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। ये क्या है? इट इज ए प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 3 to 8। 3 से 8 साल के बच्चों के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए खेलने की, सीखने की मटेरियल है जादुई पिटारा। ये 13 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क खुद अपने आप में जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत एक करिकुलम फ्रेमवर्क है। यूएई टू होस्ट फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्टेरियल मीटिंग। I2U2 क्या है? I2 में इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, इंडिया इजराइल प्लस यूएसए एंड यूएई, ठीक है। तो इनका जो संगठन एक I2U2 है, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। तो उसकी वाइस मिनिस्टेरियल मीटिंग, पहली वाइस मिनिस्टेरियल मीटिंग यूएई ने होस्ट किया है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द I2U2 initiative is security cooperation, technological hubs, food security and other different energy fields. Next one is खजुराहो hosts first G20 cultural working groups meeting. खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, खजुराहो टेम्पल बहुत फेमस है, ठीक है। तो उसमें G20 के कल्चर वर्किंग ग्रुप का पहले मीटिंग होस्ट किया। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, रुद्रांश पाटिल ऑफ इंडिया विंस गोल्ड। इंडिया के रुद्रांश पाटिल ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया किसी खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में, ठीक है, रुद्रांश पाटिल। इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1897 में, 1897 से चला आ रहा है ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसमें लेकिन इस बार जो हुआ 2023 का ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप वो हुआ कायरो जो है इजिप्ट की कैपिटल है, ठीक है, इजिप्ट के कायरो में हुआ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। इसमें इंडिया के रुद्रांश पाटिल और आर नर्मदा नितिन ने गोल्ड जीता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने गोल्ड जीता इस कंपटीशन में। नेक्स्ट वन इज लद्दाख सेट्स गिनीज रिकॉर्ड पैंगोंग सो मैराथन। तो इसमें बस इतना है कि पैंगोंग सो लगभग 42-4300 मीटर की ऊंचाई पे है ना, तो इतनी ऊंचाई पर मैराथन कंडक्ट करने वाला लद्दाख ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। सीतल जो यूएस की एक सिटी है, फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सीतल यूएस की एक सिटी, उसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया है, जातिगत भेदभाव को। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट स्मार्ट व्हीट वैरायटी ऑफ ICAR कॉल्ड HD 3385। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक व्हीट वैरायटी जनरेट की है जो कि क्लाइमेट स्मार्ट है। क्लाइमेट स्मार्ट का मतलब क्लाइमेट रेजिलियंट, क्लाइमेट चेंज तो होगा लेकिन वो उसको झेल जाएगी, ठीक है। उस वैरायटी का नाम क्या है? HD 3385, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी ऑफ व्हीट बाय ICAR।
एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में होस्ट किया एशिया इकोनॉमिक डायलॉग पुणे में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 पुणे में होस्ट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, मेन फोकस था जियो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जिसकी की थीम थी एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 पुणे में होस्ट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा, जिसका मेन फोकस था जियो इकोनॉमिक्स पर और कंडक्ट किया गया अंडर द थीम ऑफ एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज ब्राजील मैड काउ डिजीज। ब्राजील मैड काउ डिजीज, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्राज़ील जो है दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और चाइना सबसे ज़्यादा बीफ कंज्यूमर है। ठीक है, तो ब्राज़ील ने हाल ही में बीफ एक्सपोर्ट टू चाइना सस्पेंड कर दिया, चाइना को बीफ एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। क्यों? ड्यू टू मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज फैल गई थी, जिसको कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोला जाता है। ठीक है, ब्राज़ील मैड काउ डिजीज को बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी चक्कर में चाइना को उसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया बीफ का। अदरवाइज ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है और चाइना सबसे बड़ा बीफ कंज्यूमर है। तो अब जानते हैं मैड काउ डिजीज है क्या। पहली बात तो ये इनक्यूरेबल है। ठीक है, क्यूरेबल नहीं हो सकता। ये होता है जब एक प्रोटीन जिसका नाम है प्रियॉन, एक प्रोटीन है जिसका नाम प्रियॉन होता है, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब जो है कैटल में, गाय में ये डिजीज मैड काउ डिजीज होती है। इनको चलने में, अपने आप को बैलेंस रखने में समस्या होने लगती है। ठीक है, होता कब है? जब ये जो काउ होती हैं ऐसी कैटल के मीट को कंज्यूम कर लेती हैं जिनके पास ऑलरेडी इसका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, मैड काउ डिजीज का इन्फेक्टेड जो कैटल होते हैं, जब उनका मीट अगर ये काउ कंज्यूम कर लेती हैं, इस वजह से उनको भी हो जाता है। ठीक है, इट इज ए फैट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज मीनिंग द अफेक्ट ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करता है। इंडिया जॉइन्स एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया ने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ज्वाइन किया है, जिसको कि यूएई एंड यूएसए ने स्टार्ट किया। ठीक है, यूएसए एंड यूएई का मिशन था एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसको कि इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, ऑब्वियसली इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस हंगर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज यूएसए एंड यूएई के द्वारा स्टार्ट किया गया, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। इसका मेन मकसद है हंगर एंड क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है। ठीक है, इसमें होगा अदर कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाएगा, जिससे अदर कंट्रीज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वेस्ट करें, इनोवेटिव एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज का अचीव करने का तरीका है। नेक्स्ट वन इज केरला फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक मैन होल क्लीनर्स। केरला ऐसा पहला स्टेट बना है जो मैनुअल स्कैवेंजर की जगह रोबोट के थ्रू सीवर को या गंदे नाले को साफ करेगा। ठीक है, सेप्टिक टैंक्स को साफ करेगा रोबोट के थ्रू। तो केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया। उस रोबोट का नाम क्या है? बंदीकूट। केरला ने बंदीकूट रोबोट बनाया है जो कि सीवर को क्लीन करेगा, सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेगा, मतलब मैन होल क्लीनर के रूप में रोबोटिक क्लीनर मैन होल क्लीनर बनेगा। With this, it has become the first state to launch robotic scavenger. केरला पहला स्टेट बन गया, रोबोटिक स्कैवेंजर लॉन्च किया है। उसका नाम क्या रखा है? बंदीकूट रोबोट। सर्जियो रामोस रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। एक फुटबॉलर हैं जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। स्पेन के फुटबॉलर थे, प्लेड फॉर रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब, जो रियल मैड्रिड है ना स्पेन का, वहां से खेले थे। सर्गियो रामोस। देखिए
फेसबुक या मेटा का जो चैट जीपीटी है क्या आ गया, चैटबॉट है लामा। मेटा लॉन्चेज न्यू लामा। लामा का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई, ये मेटा का चैटबॉट है, ठीक है, जो कि चैट जीपीटी के समान है। द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 was held in UAE Air Base अल धाफरा। तो डेजर्ट फ्लैग जो एक्सरसाइज है वो यूएई के एयर बेस अल धाफरा में कंडक्ट किया गया, जिसको कि इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज यूएई एयर एयर एक्सरसाइज है, डेजर्ट फ्लैग यूएई का, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। अपीडा, नेक्स्ट वन इज द अपीडा ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये पहले तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाता है कि अपीडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है, वर्क करती है। उन्होंने एमओयू साइन किया है विथ लुलु ग्रुप, जो कि दुबई का लुलु ग्रुप है, टू प्रमोट मिलेट इन जीसीसी कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में मिलेट को प्रमोट करने के लिए अपीडा ने लुलु ग्रुप के साथ एक एमओयू साइन किया है। अपीडा किसके अंतर्गत काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, ठीक है। अपीडा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो उन्होंने लुलु ग्रुप के साथ गल्फ कंट्रीज में मिलेट को प्रमोट करने के लिए एक एमओयू साइन किया। अपीडा प्लस लुलु ग्रुप, अपीडा वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। 2023 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। T20 वर्ल्ड कप 2023 का वुमेन का साउथ अफ्रीका में हुआ, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को भी उसमें हरा दिया था, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो छठवीं बार T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम ने जीता। 2023 का एडिशन कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में, ठीक। संत सेवालाल महाराज जयंती, संत सेवालाल महाराज जयंती, ठीक है। इनकी 284वीं जयंती को सेलिब्रेट करने का प्लान किया गया है इस बार गवर्नमेंट के द्वारा। इतना भाव क्यों दिया जा रहा है, तो आपको याद दिला दें, इनको इसलिए दिया जा रहा है इतना भाव क्योंकि कर्नाटक में होने वाले हैं चुनाव ठीक है, तो इसलिए इनकी 284वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन थे संत सेवालाल महाराज, संत सेवालाल महाराज वाज ए स्पिरिचुअल गुरु और सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे, बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो बंजारा कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि उनको उनका वोट दिया जाए, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, और सामाजिक धार्मिक रिफॉर्मर थे, ठीक है। वो 1739 से 1773 तक जिंदा रहे। अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस एंड बैप्टिज्म के खिलाफ थे। कल्चरल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साल तक उनके 284वें बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगी। बंजारा कम्युनिटी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ एससी के रूप में आती है कर्नाटक में। वैसे तो साउथ इंडिया में काफ़ी जगह पाई जाती है, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ एसटी में आते हैं, तेलंगाना में एसटी में आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, श्री कृष्णा टेम्पल इन केरला इंट्रोड्यूस अ मैकेनिकल एलिफेंट। केरला के श्री कृष्णा टेम्पल ने मैकेनिकल एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया है पहली बार इंडियन हिस्ट्री में। मैकेनिकल एलिफेंट का मतलब क्या होगा, ये एक रोबोटिक एलिफेंट होगा, ठीक है, जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करेगा। कि रोबोटिक टाइप का एलिफेंट बड़ा सा एकदम
सॉरी गाइस, टेक्निकल ग्लिच के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो साउंड सिस्टम थोड़ा सा कुछ समस्या आ गई थी। फिलहाल वी आर रेडी टू गो वंस अगेन। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टेम्पल, जो कि श्री कृष्णा टेम्पल है केरला का, उन्होंने मैकेनिकल एलिफेंट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, मैकेनिकल एलिफेंट का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल एलिफेंट, रोबोटिक एलिफेंट। ठीक है, अब चूंकि देखो, टेम्पल की रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए एलिफेंट्स का होना जरूरी होता है। जैसे कि आपने बाहुबली देखा है। ठीक है, बाहुबली में आप देखते हैं कि बिना हाथी के, ठीक है, एलिफेंट के तो रिचुअल कंप्लीट नहीं होता। अब कभी कभी होता है कि जो हाथी होता है बिगड़ जाता है, मतलब बागी हो जाता है, तो फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो जाता है, इधर उधर तबाही मचा देता है। अब सब जगह बाहुबली तो रहेगा नहीं कि हाँ वो जाके उसको कंट्रोल कर ले, ठीक है, काबू में कर ले। तो ये इस तरीके से जब हाथी बिगड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। ठीक है, जान माल का नुकसान हो जाता था। इस वजह से श्री कृष्णा टेम्पल ने तरीका निकाला है कि वो मैकेनिकल हाथी यूज करेंगे, ठीक है, टेम्पल रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए। It is presented by PETA, People for the Ethical Treatment of Animals India. The name of elephant was रमन। पेटा ने इसको प्रेजेंट किया श्री कृष्णा टेम्पल को। ठीक है, इसका इस हाथी का नाम है रमन, जो आर्टिफिशियल हाथी बनाया गया है, मैकेनिकल हाथी। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, केरला के मंदिर में यूज हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू क्रिएट 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स। नेक्स्ट वन इज क्लीन प्लांट सेंटर्स के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे 10 सेंटर बनाना चाहती है जहां पर क्लीन प्लांट का प्रोडक्शन हो। ठीक है, these centers will focus on increasing fruit crop प्रोडक्शन। यहाँ पर जो फल वाले पौधे होंगे, फल वाली फसलें होंगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको यूनियन बजट 2023-24 के दौरान हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ठीक है, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग फ्रूट प्रोडक्शन इन द कंट्री। ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू फल का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कर्नाटका टू गेट इंडियाज फर्स्ट मरीना। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मरीना प्लेजर का प्लेस होता है फॉर स्मॉल बोट्स एंड याच। ठीक है, पानी में छोटी छोटी बोट्स एंड याच लेके आप घूम सकते हैं, इसे बोलते हैं मरीना। तो कर्नाटका जो है इंडिया का पहला मरीना सेट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर? बेंदूर, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में एक बेंदूर जगह है, वहां पर जो इंडिया की पहली मरीना डेवलप की जाएगी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ये कब उन्होंने अनाउंस किया? जब वहां पर 7 वंडर्स ऑफ कर्नाटका का प्रोग्राम फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ठीक है, कर्नाटका के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा 7 वंडर्स ऑफ कर्नाटका फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। उस टाइम उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया की पहली मरीना डेवलप करेंगे। ठीक है, कर्नाटका के बिंदूर प्लेस पर, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन इज इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल साइंस डे ऑन February 28। ठीक है, 28 फरवरी को इंडिया नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करता है। क्यों? टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए 28 फरवरी को इंडिया नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करता है। तो 28 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था? ठीक है, 28 फरवरी 1928 में सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, और उन्हें जिसकी वजह से 1930 में
इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, रामन इफेक्ट का डिस्कवरी करने के लिए सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। ठीक है, रामन इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट पार्टिकल्स का स्कैटरिंग हो जाता है जब वो किसी मीडियम के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से, ठीक है, मॉलिक्यूल से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उससे उनका जो वेवलेंथ अल्टर हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो वही इस खोज को किया था, इसको खोज किया था रमन इफेक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, सीवी रमन जी ने खोज किया था। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, और हल्की फुल्की छोटी मोटी जो हमारी एक्सप्लेनेशन रही हूँ उसको भी आप ध्यान से सुन सकते हैं। एक या दो बार आप इसको एक बार देख के तो दूसरी बार ऐसे ही किसी काम करते हुए, खाना खाते हुए आप सुन सकते हैं, जिससे कि कम से कम फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम जो कि यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी खास तौर से ज़्यादा पास है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जैसा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कैसा लगा। ठीक है, और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एंड जैसा मैंने शुरू में कहा था, जो हमारे नए साथी हैं वो ज़रूर कंटेंट को, अब उनके पास मौका है डिसाइड करने का कैसा लगा। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन रेगुलरली टाइम टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू मैं कर लेता हूँ। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लिए। नमस्कार।